नमस्कार विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम कक्षा 10 के अध्याय 1 व्याख्यान भाग 5 तक पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करने वाले हैं अनुभाग 1.2.3 से 1.2.4 तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अस्वीकरण है। इसके बाद हम जानते हैं कि आज के इस व्याख्यान में हम क्या क्या बातें सीखने वाले हैं, यानी कि आज हम क्या क्या जानने में सक्षम होंगे। तो आज हम विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की व्याख्या करने में सक्षम होंगे, और फिर हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी को समझने और विस्थापन अभिक्रियाओं के परिणामों की भविष्यवाणी करने में सक्षम होंगे। उन्हें हम कैसे लागू करते हैं, उनके बातों को समझेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी के अनुसार हम किन किन विषयों को पढ़ने वाले हैं, तो आज हम एनसीईआरटी के अनुभाग 1.2.3 यानी कि विस्थापन अभिक्रियाओं की चर्चा करने वाले हैं। फिर हम 1.2.4 यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे, और फिर हम अंत में संक्षेप में इस व्याख्यान का सारांश देखेंगे, जिसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण बातों को एक बार दोहराएंगे जो आज इस व्याख्यान में हमने पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं 1.2.3 अनुभाग, जिसमें हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो ये विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, एक एक करके हम हर बात की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया की। आइए एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में गहराई से समझते हैं कि सबसे पहले कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो जहां पर एक तत्व अपने यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक तत्व एक यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। वहां पर एक नया यौगिक बनता है और वह तत्व जो पहले यौगिक के साथ था वह अलग हो जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता है उनकी अभिक्रियाशीलता के कारण। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया तब देखने को मिलती है जब एक तत्व अधिक क्रियाशील हो और दूसरा कम क्रियाशील हो। यानी कि ये अभिक्रियाएं क्रियाशीलता पर निर्भर करती हैं। तो जब एक तत्व अधिक अभिक्रियाशील होगा तो वह ज्यादा तेजी से क्रिया करेगा और उसके यौगिक से उस तत्व को विस्थापित करके खुद उसकी जगह ले लेगा, और उस तत्व को जो पहले से यौगिक के साथ था, चूंकि वह कम अभिक्रियाशील होता है, तो उसे अलग कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम इसे एक अभिक्रिया से समझे तो मान लो कि हमारे पास दो अभिकारक हैं, ए और BC। अब BC हमारे पास एक यौगिक है जहां पर B और C के बीच कोई बंध बना हुआ है। अब मान लो कि B कम अभिक्रियाशील हो और A अधिक अभिक्रियाशील हो। अब इस स्थिति में क्या होगा, जब A अधिक अभिक्रियाशील होगा तो BC में से B की कम क्रियाशीलता के कारण B को C से अलग कर देगा और C के साथ खुद एक बंध बना करके नया यौगिक बना लेगा। इस प्रकार यह अभिक्रिया होती है जहां पर एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। तो यहाँ पर A होगा अधिक अभिक्रियाशील तत्व और B होगा कम अभिक्रियाशील तत्व, और BC हमारे पास एक यौगिक था। अब हम एकल विस्थापन अभिक्रिया की चर्चा करते हैं उदाहरणों के साथ। तो जब एक तत्व को विस्थापित किया जाए तो उन अभिक्रियाओं को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, और यहाँ पर नया यौगिक बन जाता है। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो हम एक उदाहरण देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इस चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि मान लो हमारे पास एक आयरन था। आयरन धातु थी जो कि ठोस अवस्था में थी। अब चूंकि धातु है तो वो ठोस अवस्था में ही होगी, और हमारे पास एक विलयन था कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे कॉपर के लवण का विलयन था। अब क्या हुआ कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो इसकी अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है और खुद सल्फेट के साथ एक लवण बनाता है जिसे हम आयरन सल्फेट कहते हैं। इसका सूत्र होता है FeSO4, और कॉपर को ही अलग कर देगा। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, जो सफेद रंग का अणु है वो है आयरन का, और कॉपर सल्फेट अपने यौगिक के साथ जो आपको दिख रहा है पीली और लाल गेंदों से घिरा हुआ है। जो लाल गेंदे हैं वो सल्फेट आयनों को दिखा रही है और पीला रंग कॉपर को। अब क्या होगा कि आयरन इसके पास आता है और यह यौगिक बना लेता है और उसके साथ में जो है कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर जो आपको भूरे रंग का दिख रहा है वो कॉपर है। जब आयरन इससे टकराएगा तो कॉपर को अलग कर देगा और सल्फेट के साथ खुद यौगिक बना लेगा। तो इस प्रकार एक तत्व को उसके यौगिक से दूसरे तत्व द्वारा हटा दिया जाना एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये हमने समझ ली एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और उदाहरण भी देख लिया। अब हम इनके कुछ और उदाहरणों की चर्चा करते हैं कि मान लो जिंक है और कॉपर, जिंक है और लेड है। तो जो जिंक और लेड होते हैं वो हमेशा कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं और वे उसके यौगिकों से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं।
अब अगर इनके लिए हम समीकरण लिखेंगे तो हम हमारे एनसीईआरटी पुस्तक में समीकरण 1.25 दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है और जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ जब क्रिया करता है तो यह जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और धात्विक कॉपर को अलग कर देता है। क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो यहाँ क्या होता है, यह इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर कॉपर जो कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में था, कॉपर धातु में अपचयित कर देता है, और जबकि जो जिंक था, जिंक को जिंक +2 में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार अभिक्रिया होती है। इसके बाद जब मैंने दूसरा उदाहरण क्या दिया आपको, जिंक के अलावा लेड भी क्या करता है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जो कॉपर क्लोराइड होता है, कॉपर क्लोराइड के जो विलयन से क्या करता है ये, कि कॉपर क्लोराइड के विलयन से क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। ये बना देता है लेड क्लोराइड, और यह एनसीईआरटी समीकरण 1.26 आपको बताता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं और इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम एक गतिविधि की चर्चा करेंगे कि गतिविधियों के माध्यम से आप जब इन्हें अपने घर पर ये करके देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस प्रकार ये अभिक्रियाएं आखिर होती हैं। तो गतिविधि 1.9 आपके एनसीईआरटी पुस्तक में दी हुई है। आपको क्या करना है, कुछ लोहे की कीलें लेनी है और उनको कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोना है, और आपको देखना है कि लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन के साथ एकल विस्थापन क्रिया किस प्रकार दिखाती हैं, आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इन सब बातों की चर्चा हमें करनी है। हम एक एक करके चरणबद्ध तरीके से गतिविधि को करेंगे, और जो जो परिणाम हमें प्राप्त होंगे हम उनको नोट करेंगे, और हम फिर पता लगाएंगे कि आखिर ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, और इनके लिए समीकरणों की भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रक्रिया को शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, पहले हमें 3 लोहे की कीलें लेनी है और उन्हें एक कागज से रगड़ करके साफ कर लेना है, ताकि अगर लोहे की कीलें गंदी हो तो वे साफ हो जाएं, उनमें कोई गंदगी ना रह जाए। अब हमने क्या कर ली, 3 बिल्कुल नई चमकदार एकदम साफ सुथरी लोहे की कीलें ले ली। अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमें 2 परख नली लेनी है। 2 परख नली लेनी है जिनमें हम A और B से चिन्ह लगा देंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि किस परख नली में हमने कौन सा यौगिक लिया था। इसकी पहचान करने के लिए आपको उन्हें चिन्हित कर देना है। तो हमने उन्हें A और B से चिन्हित कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक परख नली में 2 परख नली थी, दोनों परख नलियों में हमने 10 ml कॉपर सल्फेट विलयन ले लिया। कॉपर सल्फेट विलयन कितना लेना है, 10 ml। जब हमने 10 ml कॉपर सल्फेट विलयन ले लिया, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 2 लोहे की कीलों को एक धागे की सहायता से बांधना है और उन्हें परख नली B में 20 मिनट के लिए सावधानी पूर्वक डुबोना है। परख नली A से हमें कोई अभिक्रिया नहीं करानी है। परख नली A में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट विलयन था और वो अभी भी रहेगा। परख नली B में भी 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन था, लेकिन हमने क्या किया, वहां पर 2 लोहे की कीलों को धागे की सहायता से उसमें डुबो दिया। और कब तक डुबोते रहना है, 20 मिनट तक डुबोते रहना है। अब क्या किया हमने, 2 लोहे की कीलों को उसमें डुबोया, लेकिन हमारे पास लोहे की कीलें थी 3। अब हम देखेंगे कि लोहे की कीलों में क्या परिवर्तन आया, साथ में जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन था उसमें क्या कोई परिवर्तन आया क्या। तो हम इन दोनों बातों को समझेंगे। तो हम इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि हम किस तरीके से उन्हें विलयन में डुबोते हैं, किस तरीके से उन्हें रस्सी से बांधते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो आपको एक परख नली दिख रही होगी जिसमें नीले रंग का जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट का विलयन है, और यह परख नली आपको जो यू आकार की दिख रही है इसे हम परख नली कहते हैं। और धागे की सहायता से हमने किस प्रकार बांध रखा है अपने दोनों लोहे की कीलों को। तो यह चित्र 1.8 में एनसीईआरटी में बताया गया है, जहां पर कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें आपको दिखाई गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या इसके बाद करेंगे, तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या किया था, 20 मिनट के लिए उन लोहे की कीलों को विलयन में डुबो दिया था। अब 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालेंगे, और फिर हमें क्या देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कि परख नली A जिसमें हमने कोई अभिक्रिया नहीं कराई थी, कॉपर सल्फेट का विलयन जैसे था वैसे ही रखा रहने दिया, और परख नली B जिसमें हमने लोहे की कीलें डुबाई थी 20 मिनट के लिए, अब क्या होगा, उसके जो नीले रंग की तीव्रता है वो कम हो जाएगी, यानी कि उनका नीला रंग फीका पड़ने लगेगा। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसके साथ ही कॉपर सल्फेट में डुबोई गई लोहे की कीलों के रंग की जब हम तुलना करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो लोहे की कीलें विलयन में डुबोई गई थी उनका भी रंग बदल जाता है, वो भी हल्के लाल भूरे रंग की हो जाती है। उस पर भी आपको एक परत दिखाई देने लगेगी जो कि कीलें विलयन में डूबी हुई थी। तो जो डूबी हुई कीलें थी उनकी तुलना हम करेंगे जो एक बाहर रखी हुई कील थी, जो हमारी प्रारंभिक कील थी जिसपे हमने कोई अभिक्रिया नहीं कराई थी। तो यह चित्र 1.8 में आप देख सकते हैं कि प्रयोगों से पहले
और प्रयोग के बाद जो दो लोहे की कीलें थी उनके रंग की तुलना करी गई है। जो आपको हल्के सफेद रंग की चमकदार कील दिखाई दे रही है वो प्रयोगों के पहले की थी, और जो बाद की है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से निकाली गई लोहे की कील है, जो आपको लाल भूरे रंग की दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन जो कि परख नली ए में था, यानी कि उसमें कोई भी क्रिया नहीं कराई गई थी, तो वो नीले का नीला ही रहा। पर दूसरी परख नली बी जिसमें हमने लोहे की कीलों को डुबोया था उसका रंग हल्का हो गया। इसका मतलब है कि उसमें से कोई तो अभिक्रिया हुई है जिसकी वजह से उसका रंग हल्का हुआ है। तो हम अब आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम इससे क्या प्रेक्षण प्राप्त करेंगे। तो परख नली ए की तुलना में परख नली बी में कॉपर सल्फेट का विलयन का जो रंग था वो नीला पड़ जाता है। इससे पता चल जाता है कि हमें कोई रासायनिक परिवर्तन तो हुआ है। तो जब कोई पदार्थ प्रतिक्रिया करता है तो वो अपना रंग यहाँ पर बदल देता है। और जब लोहे की कीलों को तांबे की सल्फेट के यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो कीलों पर लाल भूरे रंग की एक परत बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोहा होता है वह कॉपर के सल्फेट से अभिक्रिया करके तांबे को विस्थापित कर देता है। यह दर्शाता है कि लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है। यह अभिक्रिया पहले की अभिक्रियाओं के समान है जहां पर धातुएं विलयन में से अन्य धातुओं को विस्थापित करती हैं। इसका मतलब ये है कि यह एक प्रकार की एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसके लिए अगर हम समीकरण लिखेंगे तो हम एनसीईआरटी समीकरण 1.24 देख सकते हैं। जब आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करती है तो क्या करती है, कॉपर को उसके विलयन से अलग कर देती है और खुद आयरन सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट का एक यौगिक बना देती है और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कहलाती है। अलग रखी गई लोहे की कील अपरिवर्तित रहती है, मतलब उस पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसके कारण उसमें कोई लाल भूरे रंग की परत नहीं आती। और इसके अगर हम परिणामों की चर्चा करें तो परिणाम आपको क्या देखने को मिलते हैं कि इस अभिक्रिया में जो लोहा होता है, आयरन होता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और लोहे के सल्फेट का विलयन बन जाता है और कॉपर की धातु लोहे की कीलों से चिपक जाती है। यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है और यह अब पहले की अभिक्रियाओं के समान अनुरूप का पालन करती है, जहाँ एक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया संपन्न हुई। तो गतिविधि 1.9 हमने देखी। अब हम सक्रियता श्रेणी की बात करेंगे, यानी कि हम किस आधार पर कह रहे थे कि हमारी कोई भी तत्व जो हमारे पास है वो अधिक अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है। हमने किस आधार पर बोल दिया, हमारे बोलने का आधार क्या था, तो हमारे बोलने का आधार थी एक सक्रियता श्रेणी। वहां पर हमने क्या किया था, धातुओं को उनके क्रियाशीलता के क्रम में या फिर हम कह सकते हैं कि उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में उन्हें व्यवस्थित किया था और इस क्रम को ही उन्होंने सक्रियता श्रेणी कहा था। और इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर बताया गया था कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। तो यह विस्थापन अभिक्रियाओं सहित अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी करने में भी बहुत मदद करती है। अब अगर हम इस श्रेणी को देख पाए तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर पोटेशियम देखने को मिलेगा जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं क्रियाशीलता आपको घटती हुई देखने को मिलेगी। फिर सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। फिर जब मैग्नीशियम पर आते हैं तो यह क्रियाशील होता है पर बहुत अधिक नहीं होता। इसी प्रकार एल्युमिनियम, जिंक और आयरन पर देखते हैं तो इन्हें हम देख पाते हैं कि यह मध्यम क्रियाशील है। और जब हम लेड की बात करते हैं तो इसकी क्रियाशीलता थोड़ी कम हो जाती है। हाइड्रोजन को हम अधातु मानते हैं तो थोड़ी सी इसकी भी कम हो जाती है। और जैसे जैसे हम और नीचे आते हैं यानी कि कॉपर, पारा और चांदी और सोने तक बात करते हैं तो ये बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील धातु होती है इस कारण ही इसे इसके विलयन से इससे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं आसानी से प्रतिस्थापित कर पाती हैं। तो धातुएं और कभी कभी अधातुओं को सूची को उनकी सक्रियता के क्रम में सबसे अधिक सक्रिय से सबसे कम सक्रिय धातु तक जब हमने व्यवस्थित किया तो हमने पाया कि एक श्रेणी बनती दिखाई देती है। इस श्रेणी को ही हम सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं और यह श्रेणी हमें अनुमान लगाने में मदद करती है कि धातुएं अम्लों, जल और अन्य पदार्थों के साथ कैसे क्रिया करेंगी। तो यह हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में समझ लिया। अब आगे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की। तो चलिए, हमने एकल विस्थापन अभिक्रिया तो समझ ली, अब हम बात करने वाले हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं तो ऐसी अभिक्रियाओं में एक यौगिक का धन आयन जो धन आयन होता है वो दूसरे यौगिक के धन आयन को अपनी जगह से बदल देता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो यौगिक होंगे और दोनों यौगिक हम क्या जानते हैं, जब आयनिक बंध बनता है
तो वहां पे एक धनायन एक ऋणायन के साथ संयुक्त होकर के एक यौगिक बनाता है। और जब एक धनायन एक ऋणायन से संयुक्त होगा तो वहां पे किस प्रकार का बंध बनेगा, वहां पे बनेगा आयनिक बंध। और हमेशा समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कारण धनायन और ऋणायन के बीच लगेगा आकर्षण बल, और इस आकर्षण बल के कारण वे यौगिक आसानी से बन पाएंगे। अब जब यहाँ पर एक धनायन एक ऋणायन आपस में संयुक्त हुआ तो यहाँ पर एक यौगिक बना। अब मेरे पास एक और यौगिक है जहां पर भी एक धनायन और एक ऋणायन है, तो अब क्या होगा, दोनों आयनों में एक यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के धनायन के साथ बदल जाएगा। मतलब अगर हम इसके लिए अभिक्रिया लिखेंगे तो हमारे पास एक यौगिक था, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए धनायन था और बी ऋणायन था, क्योंकि धनायन ऋणायन बन करके ही एक स्थायी यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं कि हमारे पास सी एक धनायन था और डी एक ऋणायन था, तो सी और डी मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं। अब क्या होगा कि हमेशा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि यौगिक बनाएंगे। मतलब ए बी और सी डी अगर दो यौगिक है तो ए धनायन है तो यहाँ पर बी ऋणायन है, सी धनायन है तो डी ऋणायन है। मतलब ए डी के साथ संयुक्त होगा क्योंकि धनायन ऋणायन के साथ संयुक्त होगा, और बी सी के साथ संयुक्त होगा, बी और सी मिलकर के एक यौगिक बना लेंगे। तो यहाँ पर ए और सी धनायन है और बी और डी ऋणायन है। इस प्रकार यहाँ पर जब आयनों की अदला बदली होती है, आयनों का विनिमय होता है, तो इस अभिक्रिया को ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास एक यौगिक है जहां पर सिल्वर धनायन है, नाइट्रेट ऋणायन है। इसी प्रकार यह जब संयुक्त होता है पोटेशियम क्लोराइड से, जहां पर पोटेशियम एक धनायन है, क्लोराइड एक ऋणायन है, तो जब सिल्वर अभिक्रिया करेगा क्लोराइड आयन से तो एक नया यौगिक बना देगा जिसे हम सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से पोटेशियम अब नाइट्रेट आयन के साथ क्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा, यानी कि पहले सिल्वर नाइट्रेट के साथ संयुक्त था, अब सिल्वर क्लोराइड के साथ संयुक्त हो गया है, तो यहाँ पर आयनों का विनिमय हुआ है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि किस प्रकार यहाँ पर आयनों का विस्थापन हो रहा है। जो हरे रंग की गेंद है वो दूसरे सिलेटी रंग के गेंद के साथ संयुक्त हो रही है, और जो दूसरा आयन है जिसे नाइट्रेट आयन बैंगनी और लाल रंग से दिखाया गया है, जहां पर नाइट्रोजन को बैंगनी और 3 ऑक्सीजन को लाल रंग से दिखाया गया है, वे आपस में संयुक्त होकर के एक नया यौगिक बना देते हैं। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया होती है संपूर्ण अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और यह एनसीईआरटी अनुभाग 1.2.4 में बताई गई है। इसके बाद हम इसी से संबंधित एक गतिविधि की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पास अब द्विविस्थापन अभिक्रियाओं से संबंधित एक गतिविधि है। इस गतिविधि में क्या बताया गया है कि मेरे पास एक NaSO4 यानी कि सोडियम सल्फेट था। अब इस सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करवा रहे हैं BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया के माध्यम से आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया को बताना है, समझाना है। तो इस गतिविधि को हम कैसे करेंगे, हम एक एक चरणबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या होता है। तो देखो, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें एक परख नली लेनी है और परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेना है, जिसका सूत्र हमने क्या बोला, NaSO4। तो हमें परख नली में NaSO4 का विलयन 3 मिलीलीटर ले लेना है। अब हमने ले लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक और परख नली लेनी है जिसमें हमें लगभग 3 मिलीलीटर के आसपास बेरियम क्लोराइड का विलयन लेना है। हमने दोनों परख नलियों में दोनों विलयन ले लिए। दोनों यौगिकों के जब हमने विलयन ले लिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों विलयनों को हमें मिलाना है आपस में। चित्र 1.9 में जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हमारे हाथ में जो एक परख नली है वो बेरियम क्लोराइड विलयन से युक्त परख नली है, और एक ऊपर से जो बूंदों की तरह डाल रहे हैं वो है सोडियम सल्फेट विलयन युक्त परख नली। बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण अब यहाँ पे होगा। इस तरीके से जब हमने दोनों यौगिकों का मिला दिया तो दोनों यौगिकों के पास अपने अपने धनायन और अपने अपने ऋणायन थे। अब यहाँ पर एक यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन के साथ संयुक्त होगा और आयनों की अदला बदली करेगा। कैसे होगी अभिक्रिया, देखो, जब सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 विलयन को बेरियम क्लोराइड BaCl2 विलयन के साथ मिलाया जाता है तो यहाँ पर एक सफेद अवक्षेप बन जाता है। और ये सफेद अवक्षेप किसका होता है, ये होता है बेरियम सल्फेट का, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है। तो जल में अघुलनशील होने के कारण यह परख नली के नीचे बैठ जाता है, उसमें घुलता नहीं है। अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अविलेय पदार्थ बनता है
विलयन से हम उसे अलग कर सकते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो यह अवलोकन था जो हमें इस गतिविधि यानी कि 1.10 से प्राप्त हुआ। अब हम आगे बात करते हैं परिणाम की। जब हम परिणाम की बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, हमें एक सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ जो कि बेरियम सल्फेट का था, यानी कि सल्फेट आयन SO4 2- और बेरियम Ba+2 के बीच अभिक्रिया से बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया से आयन बनता है। तो हमने क्या देखा, हमारे परिणाम क्या था कि श्वेत अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 का, जो कि सल्फेट आयनों और बेरियम आयनों से बना हुआ होता है, इनके बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। यहाँ पर अन्य उत्पाद जो बनता है वो बनता है सोडियम क्लोराइड, और यह विलयन में घुला रहता है। और बेरियम सल्फेट जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, यह ठोस अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, सोडियम सल्फेट जिसका सूत्र Na2SO4 होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ अभिक्रिया करेगा और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बना देगा, साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl हमें उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, जो कि NCERT समीकरण 1.27 के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बीच अंतर क्या होता है। तो हमने दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं देख ली, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। दोनों को अब हम उदाहरणों की सहायता से दोनों के बीच अंतरों को स्पष्ट करने वाले हैं। तो देखो, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया में एक क्रियाशील तत्व एक यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि यहाँ पर दो परमाणुओं या फिर परमाणुओं का एक समूह नए यौगिक बनाने के लिए अपने स्थानों को बदलता है, अपने आयनों को परिवर्तित करता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक विस्थापन होता है, यानी कि A अगर कोई अभिकारक है BX के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर B को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले लेगा, AX बना देगा और साथ में B अलग हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब अभिक्रिया को पूरा करना होता है तो यहाँ पर द्विविस्थापन होते हैं, दो विस्थापन होते हैं, यानी कि AB और CD के साथ जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर जब आयनों का विनिमय होगा तो A C के साथ संयुक्त होगा, B D के साथ संयुक्त होगा और एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगी। हमने विस्थापन अभिक्रिया में एक चीज और देखी थी कि विस्थापन अभिक्रिया में आपको रंग परिवर्तन देखने को मिला था। जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डुबोई थी तो जो नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन था उसका रंग हल्का हो जाता है और लोहे की कीलों का रंग लाल भूरे रंग का हो जाता है, यानी कि लोहे की कीलें भी अपना रंग बदल देती हैं और कॉपर सल्फेट का विलयन भी अपना रंग बदलता है। मतलब विस्थापन अभिक्रियाओं में आपको रंग परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन अवक्षेप देखने को नहीं मिला था। जबकि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो वहां पर आपको अवक्षेप देखने को मिलेंगे, यानी कि जैसे हमने देखा था कि हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देखने को मिला था। अब अगर विस्थापन अभिक्रियाओं की एक और विशेषता की चर्चा करें तो धातुएं किसी अन्य धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब जब द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो दो भिन्न धातुओं के लवण विलयन में आपस में अभिक्रिया करते हैं। अगर हम इनके लिए एक एक उदाहरणों को दें तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया के लिए कि मान लो एक लेड है और कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर रहा है तो इससे ये कॉपर को अलग कर देगा और लेड सल्फेट बना देगा। इसी प्रकार अगर हम द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में स्ट्रोंशियम सल्फेट बना देगा। तो स्ट्रोंशियम सल्फेट का यहाँ पे अवच्छेद देखने को मिलता है। हम जब भी किसी गैस की बात करते हैं तो उसके लिए हम तीर को ऊपर की तरफ दिखाते हैं और जब हम किसी अवच्छेद की बात करते हैं तो तीर का निशान हमेशा नीचे की तरफ होता है, वो एक अवच्छेद को दर्शाता है। अब हम बात करने वाले हैं सारांश की, यानी कि आज के इस व्याख्यान में हमने किन किन जरूरी बातों को पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा एकल विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, जिनमें हमने सीखा कि एकल विस्थापन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है और एक नया तत्व और यौगिक बना देता है। जो भी तत्व अधिक अभिक्रियाशील होगा वह ही कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर पाएगा। और उसके अलावा अगर हमने इसके लिए उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण हमने क्या देखा था, जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, जिसके कारण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो जिंक सल्फेट और कॉपर का उत्पादन करती है। तो यह थी एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हमने बात करी थी द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, वे अभिक्रिया जहां दो
यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते हैं और दो नए यौगिक बन जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय शामिल होता है। और अगर इसके परिणामों की बात करें तो यहाँ पर आपको अक्सर अवक्षेप देखने को मिलेगा, गैस या फिर पानी का निर्माण आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक दृश्यमान परिवर्तन होता है और यह नए पदार्थों की उत्पत्ति को इंगित करता है। इसके बाद अगर हम इस अभिक्रिया के लिए उदाहरणों की बात करें तो हमने देखा था कि सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड के बीच अगर अभिक्रिया होती है तो सिल्वर अपने आयनों का विनिमय करता है और क्लोराइड आयन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। तो यहाँ पर जब ये अभिक्रिया होती है तो सिल्वर क्लोराइड का हमें एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में हमेशा आपको एक अवक्षेप देखने को मिलेगा। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को इंगित करता है और यहाँ पर अघुलनशील सिल्वर क्लोराइड का उत्पादन होता है, जो कि जल में नहीं घुलता। तो इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने इन बातों को पढ़ा, उनको हमने दोहरा लिया। तो आज के इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।